वेलकम स्टूडेंट्स, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। नया वर्ष आपके लिए ढेर सारी खुशियां लाए और आपका अध्ययन कार्य जो कि 2020 के अंदर किसी न किसी तरीके से बाधित हो चुका है वो पटरी पर आ जाए और समय पर परीक्षा हो, समय पर परीक्षा परिणाम हो और आपको ज्ञानवर्धन के लिए अनेक अवसर प्राप्त हो। ये शुभकामनाएं मैं आप सभी के लिए करता हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें। आज मैं फिर आपको वही स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगा। हमने इसका काफ़ी पार्ट कर लिया है, एक इसका लास्ट पार्ट है, उसके बारे में अपन डिस्कशन कर लेते हैं। क्योंकि जैसे कि सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के द्वारा ये नोटिफिकेशन आया है कि 5 यूनिट की जगह 4 यूनिट ही परीक्षा में पूछी जाएगी, रिलैक्सेशन देते हुए सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो 4 यूनिट के अंदर से आपको करना है, तो अपन 2 यूनिट का ऑलमोस्ट कंप्लीट कर रहे हैं और बाकी के 2 यूनिट भी अपन जल्दी करेंगे। तो मीनवाइल मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग भी इसको जो मैंने पढ़ाया है उस वीडियोस को बार बार आप देखते रहें और उनसे संबंधित जो है मैटर मैंने आपको PDF भी डाल दी है, उसको भी देखते रहें। और अपने पास कोई और स्टडी मटेरियल हो तो उससे भी आप उसको कंफर्म करते रहें। अनसॉल्व पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं लास्ट ईयर्स के उनको देखते रहें, तो अपनी तैयारी आप इस तरीके से करें और नेक्स्ट 2 यूनिट जो है उसके लिए भी आप तैयार रहें। तो ये जो मैं आपको कह रहा था कि त्रिविम रसायन के अंदर मैंने आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बता दिया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब ये तीसरा जो है कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2 प्रकार के होते हैं आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स। एक तो होते हैं कॉन्फिगरेशनल और दूसरे होते हैं कन्फर्मेशनल। तो पहले हमने जो पढ़े वो कॉन्फिगरेशनल थे, अब ये है कन्फर्मेशनल। कन्फर्मेशन हिंदी में इसको बोलते हैं सरूपण। तो सरूपण समावयवता, सरूपण समावयवता। तो यहाँ सरूपण समावयवता जो होती है वो एक विशेष प्रकार की समावयवता है और ये जिसका मुख्य कारण जो है वो है मुक्त घूर्णन। कार्बन कार्बन के बीच के अंदर जो मुक्त घूर्णन होता है, फ्री रोटेशन होता है, और उन फ्री रोटेशन होने से क्या होता है कि जो कार्बन से जो दूसरे समूह जुड़े हुए हैं या परमाणु जुड़े हुए हैं उनकी जो अंतरिक्ष के अंदर, स्पेस के अंदर पोजीशन चेंज होती रहती है। ठीक है ना? क्या मतलब निकला कि कार्बन कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड है, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कब हो गए? जब सिंगल बॉन्ड होगा, फ्री रोटेशन। तो कार्बन कार्बन के जो सिंगल बॉन्ड है मॉलिक्यूल के अंदर, वो सिंगल बॉन्ड के अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे एनर्जी उनको मिलती है वो रोटेशन करने लगते हैं। तो जो रोटेशन होता है उन कार्बन का अलोंग द सिंगल बॉन्ड, मुक्त घूर्णन होने से उन जो कार्बन है जो सिंगल बंध से बंधे हुए हैं उनसे जुड़े हुए परमाणु, उनसे जुड़े हुए समूह वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। तो इसलिए एक नई पोजीशन हमको मिल जाती है। तो इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? सरूपण कहते हैं। और ये समावयवता जो है, इस कारण जो फ्री रोटेशन के कारण जो अलग अलग सरूपण हमें प्राप्त होते हैं उनको हम क्या कहेंगे? सरूपण समावयवी, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कहते हैं। और ये जो घटना है ये कहलाती है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अब इसमें मुख्य बात क्या है कि ये जो अलग अलग स्वरूपण हमें प्राप्त होते हैं ये विन्यास नहीं है। विन्यास के अंदर तो क्या होता है कि एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है, अलग अलग विन्यास है उनकी एनर्जी के अंदर क्या होता है? डिफरेंस ज़्यादा होता है। यहाँ स्वरूपण जो है इनके मध्य एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है और ये एनर्जी जो है साधारण घटनाओं से मॉलिक्यूल प्राप्त कर लेता है, जैसे कॉलिजन से प्राप्त कर लेता है, टक्कर से प्राप्त कर लेता है, और भी ऐसे कोई कारण होते हैं जिनके कारण क्या होता है ये एनर्जी इनको मिल जाती है। तो ये रैपिडली इंटरचेंज होते रहते हैं। इनका जो अंतर परिवर्तन बहुत तेजी से होता है। एनर्जी जैसे ही मिलती है दूसरे स्वरूपण में चला गया, एनर्जी रिड्यूस हो गई, एनर्जी उसमें से लूज हो गई, वापस क्या है? मूल पोजीशन पे आ गया। तो ये क्या रैपिडली इंटरचेंज इनके अंदर होते रहते हैं। तो किसी मॉलिक्यूल के जो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हैं वो एक दूसरे में रैपिडली इंटरचेंज होने के कारण इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है कि किसी समय, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है। किसी समय इसकी कोई कन्फर्मेशन है और अगर एनर्जी डिफरेंस वापस को अगर गेन कर लिया या लूज कर लिया तो दूसरा कन्फर्मेशन हो जाएगा। तो इसलिए इनको रोटामर्स भी कहते हैं। ये रोटामर्स रोटेट होते रहते हैं बहुत फास्टली। सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज रोटेशनल आइसोमेरिज्म। और इस कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम क्या हुआ?
रोटेशनल आइसोमेरिज्म, और ये आइसोमर्स क्या हो गए, रोटामर्स कह सके, इनको कन्फर्मर्स भी कहते हैं, स्वरूपण समावयवी भी कहते हैं। तो ये मेनली मैंने आपको बता दिया कि कारण क्या है, ये है मुक्त घूर्णन के कारण कार्बन से जुड़े हुए परमाणु और समूह का अलग अलग विन्यास। तो ये समझने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, और एक तो तरीका हम ज़्यादा अपनाते हैं और ज़्यादा कह सकते हैं हम के डिस्क्राइब्ड है और वेरी इजी टू अंडरस्टैंड है, वो जो ज़्यादा हम यूज़ करते हैं उसको जनरली, वो है न्यूमान प्रोजेक्शन फार्मूला। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 3 डायमेंशनल पिक्चर को 2 डायमेंशनल के अंदर यदि हमको देखना है तो कन्वेंशनल कुछ प्रोजेक्शन फार्मूलाज हैं, जिसमें एक न्यूमान, फिशर का भी मैंने बताया था आपको, साहार्स का भी बताया था। तो यहाँ न्यूमान प्रोजेक्शन फार्मूला जो है वो बहुत ही अप्रोप्रिएट है ये इस प्रकार के कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को समझने के लिए, तो अब अधिकतर हमको उसका यूज़ करेंगे। अब कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को जब हम समझना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि न्यूमान प्रोजेक्शन फार्मूला में जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, उसमें से एक तो कौन सा है, जो हमारी तरफ है फ्रंट में, उसको बोलेंगे फ्रंट कार्बन, और एक उसके पीछे का कार्बन। कार्बन कार्बन जैसे ये है, ये सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ कार्बन है। तो इस प्रकार से ये जो दोनों कार्बन है, एक तो हमारे सामने है, इसको बोलेंगे फ्रंट कार्बन, और पीछे वाला कार्बन जो है जो सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है वो रियर कार्बन कहलाएगा, पीछे वाला कार्बन कहलाएगा। तो न्यूमान प्रोजेक्शन फार्मूला के अंदर हम क्या करते हैं कि ये जो फ्रंट कार्बन है इसको पॉइंट से हम बताते हैं। जैसे मैं आपको इथेन का बता रहा हूँ, ये C2H6, इसमें देखिए आप कि ये जो कार्बन और कार्बन, दो कार्बन है, ये सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, और प्रत्येक कार्बन पे क्या है, एक एक हाइड्रोजन है। प्रत्येक कार्बन पर क्या है, एक एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर जो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, उसमें एक कार्बन तो हमारी तरफ है जो फ्रंट में है, और एक कार्बन पीछे की ओर है। तो फ्रंट वाला जो कार्बन है न्यूमान प्रोजेक्शन फार्मूला में, उसको हम क्या करेंगे, एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस पॉइंट को मानते हैं एक सर्किल का सेंटर, और एक सर्किल खींचते हैं इसके चारों, ठीक है। तो ये तो है फ्रंट कार्बन, ये फ्रंट कार्बन है सेंटर में, और ये पीछे एक हमने क्या किया, सर्किल बनाया है। तो ये इसको अब इस प्रकार से देखेंगे कि जो फ्रंट कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो इस सेंटर से निकले हुए बॉन्ड इस प्रकार से, ये आगे वाले कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन के बॉन्ड हैं, और पीछे का कार्बन हमको नहीं दिखाई देगा, वो क्या है, सेंटर के ठीक पीछे, ये जो केंद्र है उसके पीछे हमको दिखाई नहीं देता है, और उसके जो बॉन्ड है वो बॉन्ड किसके ऊपर होंगे, इस सर्कल की परिधि पर होंगे, सर्क्यूम्फ्रेंस पे होंगे। तो ये सर्क्यूम्फ्रेंस के ऊपर क्या होंगे, पीछे वाले कार्बन के बॉन्ड है, सेंटर से क्या निकलेंगे, ये आगे वाले कार्बन के बॉन्ड निकलेंगे। तो इस प्रकार से मैं आपको बताता हूँ कि ये कार्बन आगे वाला है, ये इससे इथेन मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं हम, और ये 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और पीछे वाले जो है वो इसके सर्किल पे है। तो ये न्यूमान प्रोजेक्शन फार्मूला है जिससे हमने क्या किया है, इथेन की कंफर्मेशन को बताया है। ये क्या होता है कि यहाँ पर ये सब के बीच में कौन सा एंगल है, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल है। पीछे वाले जो है कार्बन, उसके आपस में बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। बट ये जो एंगल है इसको टॉर्सनल एंगल भी बोलते हैं, डाइहेड्रल एंगल भी बोलते हैं। आगे वाले कार्बन और पीछे वाले कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है, एंगल है, वो 60 डिग्री है। जो पोजीशन मैंने यहाँ बताई है उसमें जो टॉर्सनल एंगल है, जो डाइहेड्रल एंगल है, द्विफलकीय कोण है, वो कितना है, 60 डिग्री। ये एक एक्सट्रीम पोजीशन है, ये चरम पोजीशन है, चरम पोजीशन है। इसको हम बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म, ये स्टैगर्ड फॉर्म कहते हैं, और इसको हिंदी में बोलते हैं आंतरिक, ये आंतरिक होता है। तो ये स्टैगर्ड फॉर्म है, एक्सट्रीम फॉर्म। इसी प्रकार से हम दूसरी भी पॉसिबिलिटीज है, इस प्रकार से ये जो 60 डिग्री एंगल है टॉर्सनल एंगल, और ये जो स्टैगर्ड पोजीशन है, इसमें आप देखें कि पीछे वाले जो हाइड्रोजन के बीच में, ठीक बीच में जो है आगे वाले हाइड्रोजन आ रहा है, इस प्रकार से इसको स्टैगर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, एक और एक्सट्रीम पोजीशन और पॉसिबल है, जिसमें आगे वाला कार्बन पीछे वाले कार्बन को ढक ही रहा है, साथ साथ में
आगे वाले जो हाइड्रोजन है और पीछे वाले कार्बन के जो हाइड्रोजन है वो भी एक दूसरे को क्या है बिल्कुल ढक रहे हैं, इसलिए हमको आगे से दिखने पे केवल और केवल क्या है एक ही कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाई देगा, इससे ज्यादा दिखाई नहीं देगा। आप सामने से देखेंगे तो पीछे वाले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और ये हाइड्रोजन एक एग्जैक्ट एक दूसरे के पीछे हैं। कहने का मतलब है कि वो एक दूसरे को ढक रहे हैं, लेकिन बताने के लिए मैं यहाँ पीछे थोड़ी सी लाइन बता रहा हूँ, बट ये क्या है एग्जैक्ट इसके पीछे है। तो ये आगे वाले कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन, ये पीछे वाले कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन। यहाँ जो टॉर्सनल एंगल है, यहाँ जो राइट हेड्रल एंगल है द्विफलक कोण का मान जो है जिसको हम फाई कहते हैं, थीटा कहते हैं, वो कितना है 0 डिग्री है, 0 डिग्री। ये भी एक एक्सट्रीम पोजीशन है। ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है इसको हम बोलते हैं एक्लिप्स। ये एक्लिप्स फॉर्म कहलाती है, हिंदी में बोलते हैं ग्रस्त रूप, ये ग्रस्त रूप है। तो ये दो एक्सट्रीम पोजीशन है और कैसे प्राप्त होती है ये होती है कार्बन कार्बन के रोटेशन के कारण, फ्री रोटेशन के कारण। तो ये फ्री रोटेशन होता है और अलग अलग जो है इसके अंदर विन्यास प्राप्त होते हैं। यहाँ पर इन दोनों की स्टेबिलिटी का यदि हम क्या करें कंपैरिजन करें कि कौन सा फॉर्म स्टेबल होगा, तो हम ये कहते हैं कि स्टैगर्ड फॉर्म जो है इथेन का द मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। इसका कारण क्या है कि जो आगे वाले हाइड्रोजन और पीछे वाले हाइड्रोजन के बीच जो डिस्टेंस है वो कितनी है, मैक्सिमम है। कितनी है, अधिकतम दूरी होने से इनमें प्रतिकर्षण का मान बहुत कम है, इसलिए ये क्या है स्टेबल है। जबकि एक्लिप्स फॉर्म में क्या है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू हाइड्रोजन्स, हाइड्रोजन के बीच की दूरी बहुत कम है, न्यूनतम है। इसमें क्या होगा, रिपल्शन फोर्स होगा, प्रतिकर्षण होगा, इसलिए स्टेबिलिटी इसकी कम है। अब इनके बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ द कन्फर्मर्स आर पॉसिबल, अनंत संख्या के अंदर और भी स्वरूपण हो सकते हैं और वो सब प्राप्त होते हैं फ्री रोटेशन के कारण। जैसे एनर्जी मिलती है फ्री रोटेशन होता है और अलग अलग और कन्फर्मर्स जो है पॉसिबल है, उन सभी को हम बोलते हैं स्क्यू, वो स्क्यू कहलाते हैं। स्टैगर्ड और एक्लिप्स के बीच के जितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ द कन्फर्मेशंस हैं, देन ऑल आर नोन एज द स्क्यू कन्फर्मेशन। जनरल हम उसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये स्क्यू कहलाता है, स्क्यू कन्फर्मेशन। इसमें जो डाइहेड्रल एंगल या टॉर्सनल एंगल है वो 0 डिग्री से क्या है ज्यादा होता है और 60 डिग्री पे आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री से ये। तो यहाँ पर कुछ और भी एंगल्स हैं टॉर्सनल एंगल के माने जिसमें स्टैगर्ड हमको मिल सकता है, बट जो जनरल में आपको बताऊं स्टैगर्ड जो है ड्राइव हेड्रल एंगल के बीच में एंगल कितना होता है 60 डिग्री होता है। और ये आपका स्क्यू जो है इसकी स्टेबिलिटी किसके बीच में होती है, स्टैगर्ड और एक्लिप्स के बीच में होती है। अब जैसे जैसे एनर्जी प्राप्त होती है वैसे वैसे इनके अंदर क्या होता है, इंटरचेंज होता रहता है। तो एनर्जी के साथ साथ कन्फर्मेशनल चेंज की जो हम स्टडी करते हैं, जो अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं कन्फर्मेशनल एनालिसिस। The analysis of the conformations of a molecule with the change of the energy is known as the conformational analysis. इसको बोलते हैं स्वरूपणीय विश्लेषण। ऊर्जा के अंतर के साथ साथ इनके स्वरूपण में क्या क्या परिवर्तन आता है उसका अध्ययन कहलाता है स्वरूपण विश्लेषण। तो एथेन के केस में हम देखते हैं कि जैसे जैसे फ्री रोटेशन होता है वैसे वैसे एनर्जी चेंज होती है और वैसे वैसे इनके जो है अलग अलग हमें कन्फर्म प्राप्त होते हैं। अब ये जो कन्फर्मेशन मैंने आपको कहा कि जो स्टेबल है वो कौन सा है, 60 डिग्री वाला स्टैगर्ड है, और जो लेस स्टेबल है, लीस्ट स्टेबल है, वो कौन सा है, एक्लिप्स्ड है। इन दोनों के बीच की जो एनर्जी डिफरेंस है वो है 3 किलो कैलोरी पर मोल। स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड इन दिनों के बीच में जो ऊर्जा का अंतर है वो कितना है, 3 किलो कैलोरी प्रति मोल। तो ये तो ऊर्जा का मान बहुत कम है और ये ऊर्जा जो है सामान्य घटनाओं से प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार से एक्लिप्स और स्टैगर्ड एक दूसरे में क्या होते हैं, इंटरचेंज होते रहते हैं।
तो ये बात भी आपको पहले ही पता है कि जो स्टेबल है उसकी एनर्जी कम होती है। तो ये एनर्जी कम किसकी है? स्टैगर्ड फॉर्म की। तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बता रहा हूँ, एक ग्राफ बता रहा हूँ, द चेंज ऑफ द एनर्जी विद द चेंज ऑफ द टॉर्सनल एंगल। उसको किस प्रकार से हम समझ सकते हैं, उसकी स्टेबिलिटी को किस प्रकार से समझ सकते हैं, एनर्जी डिफरेंस को किस प्रकार से समझ सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कन्फर्मेशनल एनालिसिस। तो कन्फर्मेशनल एनालिसिस फॉर द इथेन। यहाँ मैं लिखता हूं कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन। ये इस प्रकार से एक ग्राफ बना सकते हैं, जहां पर आपका आ जाएगा डाइहेड्रल या टॉर्सनल एंगल, ये 0 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री के अंदर को हम बता रहे हैं। और ये क्या होते रहता है? इंटरचेंज होते रहते हैं। जैसे जैसे आपको मैंने बताया 60 डिग्री पे हुआ, अब जैसे यहाँ से शुरू करें 10 रूप से 0 डिग्री से, फिर 60 डिग्री पे आएगा तो स्टैगर्ड, फिर इसक्यू आएंगे, फिर आपसे 120, एक स्थिर रहेगा और दूसरा उसके पीछे घूमता रहता है। जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर जैसे ये एक स्टेबल है और ये आगे वाला जैसे फ्रंट वाला जो स्टेशनरी है, पीछे वाला घूम रहा है, तो पीछे वाले बॉन्ड भी क्या हो रहे हैं? चेंज होते जा रहे हैं, इनकी एंगल भी चेंज होती रह रही है, पोजीशन भी चेंज होती रहेगी। तो यहाँ पर 0 डिग्री पे जैसे मैंने आपको बताया कौन सा है? हाईएस्ट एनर्जी वाला है। और हाईएस्ट एनर्जी किसकी होती है? एक्लिप्स ग्रुप की है, ये पोटेंशियल एनर्जी। फिर 60 डिग्री पे आप क्या है, जैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 60 डिग्री घूमे तो फिर ये पोजीशन आ गई, ये पोजीशन आ गई, ये थोड़ी क्या है? एक्सट्रीम स्टेबल है, जिसको हम बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। अगर फिर 120 और 60 डिग्री पे घूमेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? ये 60 डिग्री है और 60 डिग्री पे घूमेंगे, फिर पोजीशन कौन सी आ जाएगी यहाँ पे? वापस ये ग्रस्त रूप आ जाएगी। 120 डिग्री जब हो जाएगा वापस डायहेड्रल एंगल, तो एक हाइड्रोजन के पीछे दूसरा हाइड्रोजन आ जाएगा, तो यहाँ पर वापस ये अनस्टेबल पोजीशन हो गई, हाई एनर्जी की पोजीशन हो गई। तो फिर ये वापस हम इस प्रकार से 120 डिग्री डायहेड्रल एंगल होगा, तो धीरे धीरे इसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी और फिर वापस क्या हो जाएगा? ये ग्रस्त रूप हो जाएगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा है। अगेन एट 180 डिग्री, 180 डिग्री फिर वापस घूमेंगे, 180 डिग्री पे क्या होगा? सभी हाइड्रोजन अपार्ट एक दूसरे से क्या होंगे? बहुत दूर होंगे और देखेंगे आगे वाले और पीछे वाले हाइड्रोजन एक दूसरे को नहीं ढकेंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस पर हैं, तो वापस ये कौन सी हो गई? आपकी स्टैगर्ड फॉर्म हो गई। अगेन एट 180 डिग्री इट इज द एनर्जी एनालिसिस विद द चेंज ऑफ द कन्फर्मेशंस और विद द चेंज ऑफ द टॉर्सनल एंगल। तो यहाँ पर 180 डिग्री, अगेन 240 डिग्री, अगेन 60 डिग्री पे वापस कौन सा आ जाएगा? एक्लिप्स फॉर्म आ जाएगा। फिर 300 डिग्री, फिर वापस क्या है? स्टैगर्ड फॉर्म। एंड अगेन इट इज 360 डिग्री पे वापस कौन सी पोजीशन हो गई आपके? फिर वही पोजीशन पहुंच जाएगी जो क्या कहते हैं? एक्सट्रीम स्टैगर्ड के अलावा ये कौन सी है? एक्लिप्स फॉर्म है, अनस्टेबल फॉर्म। इस प्रकार से जो एनर्जी एनालिसिस है, पोटेंशियल एनर्जी को है चेंज होती जा रही है टॉर्सनल एंगल डायहेड्रल एंगल के साथ साथ। तो ये सारे कौन सी हैं? ये 3 किलो कैलोरी पर मोल इनका एनर्जी डिफरेंस है, 3 किलो कैलोरी पर मोल। इसको हम बोलते हैं एथेन का स्वरूपणीय विश्लेषण। जैसे एग्जाम में पूछते हैं हमें कि व्हाट आर द कन्फर्मर्स एंड द what do you mean by the conformational analysis of a molecule, or write down the all possible conformation of the ethane molecule and its conformational analysis। ethane अणु का क्या करना है? आपको स्वरूपणीय विश्लेषण बताना है। तो इस प्रकार से आपको बताना है। तो ये जो पोजीशन है स्टैगर्ड और ग्रस्त रूप, ये क्यों होती है? ये ध्यान रखना है हमको। ये फ्री रोटेशन के कारण होती है। मुक्त घूर्णन, कार्बन का जो फ्री रोटेशन होता है, मैं आपको एक बार और इस तरीके से बता देता हूँ कि जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन से जुड़े हुए ये बॉन्ड है, ठीक है? तो ये बॉन्ड है इस प्रकार से, ये 3 बॉन्ड है, ये एक कार्बन है, उस कार्बन से 3 बॉन्ड जुड़े हुए। अब जैसे ये सिंगल बॉन्ड से घूमेंगे, तो सिंगल बॉन्ड से घूमेंगे तो साथ साथ में क्या हो जाएगा? रोटेशन से ये जो इससे जुड़े हुए बॉन्ड है ये भी अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। तो इस प्रकार से ये पोजीशन चेंज होती रहती है। इस प्रकार से कन्फर्मेशंस बनते हैं। तो ये आपके कोर्स के अंदर है इथेन का स्वरूपणीय विश्लेषण। अब नॉर्मल ब्यूटेन का स्वरूपणीय विश्लेषण। तो नॉर्मल ब्यूटेन और इथेन के अंदर क्या अंतर है वो आप देखिए। तो उस प्रकार से हम
जैसे इथेन, यहाँ पे मैंने आपको बताया ये इथेन, और अब है नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन का फॉर्मूला ये C4H10। तो इसका हम यदि देखें कि ये आपके एथेन का मॉलिक्यूल है, ये नॉर्मल ब्यूटेन का मॉलिक्यूल है, तो इसको आप ये समझ सकते हैं कि इसका जो एक हाइड्रोजन है उसकी जगह कौन सा ग्रुप लग गया, मिथाइल ग्रुप। इस कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन की जगह कौन सा है, मिथाइल ग्रुप। अब ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसका फ्री रोटेशन यदि होगा, इसके फ्री रोटेशन होने से क्या होगा, इसके साथ जो ये दूसरे परमाणु हैं हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप, ये भी क्या करेंगे, अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। तो एक पोजीशन तो ये हो सकती है, उसको हम बोलेंगे एक्लिप्स्ड फॉर्म। और एक्लिप्स्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा, आगे वाला जो मिथाइल ग्रुप है और पीछे वाला जो मिथाइल ग्रुप है एग्जैक्टली एक दूसरे के पीछे आ जाएगा। ये एक एक्सट्रीम पोजीशन, जो एग्जैक्टली एक दूसरे के पीछे हो जाता है, ये हाईली अनस्टेबल है, ये पोजीशन है। और ये पोजीशन कब होती है, जब दोनों CH3 के बीच में टॉर्शनल एंगल का मान कितना होता है, 0 डिग्री। और एक पोजीशन ये होती है, ये आगे वाला मान लीजिए कार्बन है, ये कार्बन से जुड़ा हुआ एक मिथाइल ग्रुप, ये हाइड्रोजन ये सर्किल है, पीछे वाले कार्बन के जो बॉन्ड है वो सर्किल की सर्कमफ्रेंस में बताए जाएंगे। और ये आप देखें कि यहाँ पर ये जो मैंने एक नया कंफर्मेशन बनाया है, किसका कंफर्मेशन है, ये नॉर्मल ब्यूटेन का, और इसको वो भी नॉर्मल ब्यूटेन का है। यहाँ हम देखते हैं कि एक ऐसी पोजीशन आ गई है जिसमें दोनों मिथाइल ग्रुप, कौन कौन से, आगे वाले कार्बन से जुड़ा हुआ मिथाइल ग्रुप और पीछे वाले कार्बन से जुड़ा हुआ मिथाइल ग्रुप, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कैसी है, मैक्सिमम है। इसको हम बोलते हैं स्टेबल, द मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ द नॉर्मल ब्यूटेन। इसका नाम है एंटी बोलते हैं, ये एंटी कहलाता है। तो ये क्या है, मोस्ट स्टेबल है। इस प्रकार से यहाँ दो CH3 के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री है, 180 डिग्री एंगल। तो यहाँ पर अलग अलग और भी फॉर्म है, ये तो एक्सट्रीम अनस्टेबल है, स्टैगर्ड फॉर्म, दो CH3 के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। ये क्या होगा, आपका एंटी फॉर्म है, दोनों CH3 के बीच में डायरेक्ट एंगल का मान कितना हो गया, ये हो गया आपके 180 डिग्री। ये स्टेबल फॉर्म है। तो नॉर्मल ब्यूटेन अधिकतर जो है इस फॉर्म में रहता है, एंटी फॉर्म में रहता है। इन दोनों के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग फ्री रोटेशन होने से और भी कंफर्मेशन बनती है, जिसको हम पहले बता चुके हैं। यहाँ पर भी उसको क्या बोलते हैं, स्क्यू बोलते हैं, या उनको बोलते हैं गॉची, वो गॉची कहलाते हैं। तो ये बहुत सारे बीच में स्क्यू और गॉची कंफर्मेशंस होते हैं। तो ये आज आपका होमवर्क है, आप क्या कीजिए, जैसे जैसे 0 डिग्री है, फिर 60 डिग्री, देन 120, देन 180 एंड देन 240, 300, 360, इनकी अलग अलग आप कंफर्मेशंस बनाइए। फिर हम आपको कल इसकी कंफर्मेशनल एनालिसिस के बारे में बताएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।